दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज फोन पर 35 मिनट तक लंबी बातचीत हुई है। पिछले महीने भारत पाकिस्तान में हुए सीज फायर को लेकर ट्रंप जो दावे करते आ रहे हैं, उन दावों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज तस्वीर पूरी तरह से साफ कर दी। फोन पर बातचीत में ट्रंप से प्रधानमंत्री ने कह दिया कि पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने 10 मई को सीज फायर किया था। अब तक ट्रंप अलग अलग मौकों पर 13 बार दावे कर चुके थे कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत कभी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा। युद्ध विराम को लेकर जितने भी सियासी भ्रम थे, उन्हें दूर करने की कोशिश सरकार ने की है, लेकिन कुछ लोग अब भी इस पर सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। जनहित की आज यही है हमारी कवर स्टोरी। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। दुनिया में युद्ध का माहौल है। ईरान और इजराइल 6 दिन से आर पार की अवस्था में है। रूस और यूक्रेन पिछले 3 साल 4 महीने से गुत्थम गुत्था हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम उस युद्ध का सस्पेंस दूर करेंगे जो सिर्फ 4 दिन का था और 7 मई से 10 मई तक ही चला था। भारत पाकिस्तान के जंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज पहली बार बातचीत हुई है। 35 मिनट में मोदी ने ट्रंप के सारे भ्रम दूर कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाकर उसके 9 आतंकी अड्डे और 11 मिलिट्री बेस उड़ाने के बाद भी भारत ने बड़ा मन दिखाते हुए सीज फायर मान लिया था। इसलिए माना था क्योंकि 28 जगह हमलों के बाद पाकिस्तान ने खुद रोना धोना मचाया। 10 मई की सुबह उसी के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन मिलाया था। उसी ने कहा था कि हुजूर अब रुक जाओ। वो इतना रोया, तब हम रुक गए। बस इतनी सी और सीधी सी बात थी। और ये भारत पाकिस्तान में सीधी सीधी बात थी। इसमें कोई थर्ड पार्टी शामिल नहीं थी। कोई तीसरा न पहले था, न आज है और न ही कभी भविष्य में होगा। हमें अपने मसले कैसे सुलझाने हैं, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं। माना कि कुछ लोग युद्ध रुकवाने में लगे थे, लेकिन उनका फोन उठाकर बात कर लेने का यह मतलब कतई नहीं हो जाता कि उनके कहने पर युद्ध रोका गया। भारत के लिए कोई भी बिजनेस देश की सुरक्षा से बढ़कर नहीं है। पाकिस्तान फिर हरकत करेगा तो फिर ठोकेंगे और ज्यादा बुरा मारेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। विदेश नीति की कूटनीतिक शब्दावली थोड़ी कठिन होती है, इसीलिए मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में वो सब कुछ पढ़कर सुना दिया जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कहा है। कल कनाडा में G7 समिट से ट्रंप अचानक चले गए थे, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल नहीं पाए थे। तो आज ट्रंप ने ही प्रधानमंत्री मोदी को फोन लगाया और दोनों के बीच 35 मिनट लंबी बातचीत हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली फोन वार्ता थी। ट्रंप सारी दुनिया में जा जाकर जो दावे कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया, प्रधानमंत्री मोदी ने आज साफ कर दिया कि ये आपका भ्रम है। मोदी और ट्रंप की बातचीत का ब्यौरा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दिया। अब इस खबर को विदेश सचिव की विदेश नीति वाली भाषा में सुनाते हैं। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान आपने सुन लिया। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार जो डील शब्द को बीच में लाते हैं,
कभी रूस यूक्रेन के बीच, कभी ईरान इजराइल युद्ध रुकवाने का दावा। ऐसा ही ऑफर भारत पाकिस्तान को देने की भी कोशिश कर चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 35 मिनट की चर्चा में यह साफ कर दिया कि भारत को द्विपक्षीय मामलों में किसी मध्यस्थ की जरूरत न पहले कभी थी, न आज है और न भविष्य में पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। मोदी ने ट्रंप को बताया कि 9 मई की रात उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उन्हें फोन पर बताया था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। उनका जवाब था कि ऐसा अगर होगा तो भारत उससे भी बड़ा हमला करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान फिर हरकत करेगा तो भारत फिर वैसा ही एक्शन ले सकता है जैसा 7 से 9 मई तक लिया गया था। 35 मिनट की यह बातचीत हैप्पी एंडिंग के साथ पूरी हो गई। ट्रंप ने कहा कि क्या आप इंडिया जाते हुए अमेरिका आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी विनम्रता से अपनी व्यस्तता की बात बताई, लेकिन क्वाड की बैठक में भारत आने का उनका न्योता ट्रंप ने कबूल कर लिया और दोनों ने कहा जल्द मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जो कहा उसका ब्यौरा विदेश सचिव ने दे दिया है। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर स्पष्ट हो चला है कि भारत ने सीज फायर पाकिस्तान के अनुरोध पर रोका। भारत पर सीज फायर को लेकर कोई दबाव नहीं था। सीज फायर कराने के ट्रंप के 13 दावे पूरी तरह से आधारहीन हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्रेड डील का दावा निराधार है। भारत पाकिस्तान का मामला द्विपक्षीय है और रहेगा। अमेरिका ना कभी मध्यस्थ था और ना कभी होगा। प्रधानमंत्री के इस दो टूक के बाद डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड क्या है वो बस थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले देश के अंदर विपक्ष की विडंबना क्या है अब वो भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि सीज फायर का दबाव नहीं था, ना अमेरिका मध्यस्थ था और ना ही ट्रेड डील का किसी भी तरह का कोई दबाव था। लेकिन विपक्ष को अब भी विश्वास नहीं हो रहा। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा है कि ऐसे हम कैसे मान लें। ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूं और सचमुच मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं की, ये उसने कहना चाहिए। ये जो मोदी जी के भगतगण हैं उसने नहीं कहना चाहिए। शिवसेना यूबीटी तो छोटी विपक्षी पार्टी है, लेकिन देश की मुख्य विपक्षी पार्टी और बड़े दल यानी कि कांग्रेस ने आज अपनी स्थिति एकदम हास्यास्पद बना ली। कांग्रेस ने 35 मिनट की बातचीत को फर्जी बता दिया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश का यह बयान आपको गौर से सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा विदेश सचिव ने देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। यानी 37 दिन तक हमारे प्रधानमंत्री चुप थे। 37 दिन के बाद अभी हमें कहा जाता है, आप यकीन कीजिए कि प्रधानमंत्री ने ये राष्ट्रपति ट्रंप को फोन पर कहा है। तो कांग्रेस ने कहा कि विदेश सचिव और व्हाइट हाउस के बयान में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस ने पूछा कि 35 मिनट की चर्चा का जो ब्यौरा पीएम मोदी ने दिया वो व्हाइट हाउस के बयान में क्यों नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि इस बातचीत पर व्हाइट हाउस ने कोई बयान ही नहीं दिया। जिस बयान को लेकर जयराम रमेश ने सवाल उठाए हैं वो व्हाइट हाउस का पुराना बयान था। गलती पकड़ी गई तो जयराम रमेश खिसिया गए। सोशल मीडिया एक्स पर एक और पोस्ट करके इसे ढकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बीजेपी ने विपक्ष को फेक न्यूज फैलाने पर जबरदस्त तरीके से घेर लिया। अगले दिन से भारत की भूमिका ये रही है कि मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान जब सीज फायर पर आया और उसने कई देशों से विनती की कि भारत को कहिए कि हमारे साथ सीज फायर करिए, तो भारत ने स्पष्ट भूमिका रखी
कि किसी देश को बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी 2014 से लेकर आज तक कितने झूठ बोल चुके हैं और कितने उनके झूठ एक्सपोज हो चुके हैं। अगर उनका एक ऑडियंस है वो पाकिस्तान में होगा, को उनके 2-3 मंत्री हैं पाकिस्तान के जो हमेशा कहते रहेंगे राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, प्रियंका गांधी सबसे अच्छी है। वापस डोनाल्ड ट्रंप पर आते हैं। क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने 13 बार सीज फायर के जो दावे किए उसमें वो कोई सुधार करेंगे? क्या आपको यह भी लगता है कि ट्रंप बयान जारी करके ये कहेंगे कि उनके दावे डिलीट कर दिए जाएं? कतई नहीं। ट्रंप ने इन दावों को डिलीट करने के बजाय फिर से यही दावा कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध उन्होंने ही रुकवाया था। अब से थोड़ी देर पहले ट्रंप ने बयान दिया है जिसमें फिर दावा किया कि भारत पाकिस्तान के बीच जंग उन्होंने ही रुकवाई थी। बड़ा बयान इसलिए है क्योंकि 35 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पूरे मामले में स्थिति साफ कर देने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया है। इसमें उन्होंने फिर भारत पाकिस्तान के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की है। मोदी को फैंटास्टिक मैन कहा है तो आई लव पाकिस्तान भी कहा और इसी के साथ एक बार फिर से दावा किया कि भारत पाकिस्तान की जंग उन्होंने ही रुकवाई है। क्या कहा है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, सुनिए। After war between Pakistan, I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. भारत पहले ही कह चुका है कि मध्यस्थता में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। यही बात पाकिस्तान की ओर से भी दोहराई गई कि मध्यस्थता को लेकर अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन ट्रंप हैं जो मानने को तैयार नहीं। तो 14वीं बार दावा फिर से कर दिया ट्रंप ने कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग उन्होंने ही रुकवाई। एक बार फिर क्रेडिट लेने की उन्होंने कोशिश की है। नरेंद्र मोदी को फैंटास्टिक मैन कहा तो पाकिस्तान पर अपना प्यार उड़ेला है, वो भी आपने सुन लिया। इससे पहले भी ट्रंप ने जो दावे किए थे वो भी आपको जरूर सुनने चाहिए। I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they stopped that war. Now, am I going to get credit? I'm not going to get credit for anything. They don't give me credit for anything. But nobody else could have done it. I stopped it. I was very proud of that. I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week. अब सवाल है कि ट्रंप के दावे को क्यों गंभीरता से लिया जाए, वो भी तब जबकि प्रधानमंत्री मोदी साफ कर चुके हैं कि सीजफायर के फैसले में भारत किसी के प्रभाव में नहीं था, क्योंकि ट्रंप ने ऐसे ही दावे रूस यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने के लिए भी किए थे। लेकिन दुनिया देख रही है कि यह दावा कितना बेदम था। रूस और यूक्रेन आज भी टकरा रहे हैं और अमेरिका की इनसे लगता है जुबानी झड़प हो रही है। ट्रंप ने दावा तो इजरायल ईरान की जंग रुकवाने का भी कर दिया था, ईरान से डील की बात कही थी, लेकिन इस वक्त यह है कि अमेरिका खुद ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने G7 की बैठक छोड़कर यही संकेत दिए थे। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान से अपने तरीके से निपट लेगा, उसे किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, तो साफ साफ कहने के बावजूद ट्रंप 14वीं बार क्रेडिट लेने का दावा कर रहे हैं कि युद्ध उन्होंने ही रुकवाया था। ट्रंप मोदी को शानदार बता रहे हैं तो पाकिस्तान पर उनका प्यार उमड़ घुमड़ रहा है। सवाल है कि भारत पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर ट्रंप लगातार झूठ क्यों बोल रहे हैं। अमेरिका की विदेश नीति इतनी भटकी हुई कभी नहीं दिखी जितनी ट्रंप के दौर में मौजूदा वक्त में नजर आती है। अमेरिका विश्वसनीयता के इतने बड़े संकट में कभी नहीं दिखा जितना ट्रंप के दौर में है। आपको दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जहां एक देश रोज उठकर यह गिनाता हो कि आज उसके राष्ट्रपति ने कौन सा झूठ बोला और उनके झूठ की गिनती कहां तक पहुंची है। लेकिन अमेरिका में यही चल रहा है। जनवरी 2021 में द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान 4 साल में 30,573 बार झूठ बोले थे। पहले साल हर दिन औसतन 6 झूठ, दूसरे साल 16 झूठ, तीसरे साल बढ़कर 22 झूठ हो गया और चौथे साल हर दिन 39 झूठ बोले थे ट्रंप ने। और अप्रैल 2025 में CNN की रिपोर्ट थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिन में ही 100 बड़े झूठ बोले। राष्ट्रपति की शपथ लेते ही अपने पहले भाषण में 20 बड़े झूठ डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बोले गए थे।
अमेरिकी मीडिया के इन दोनों सर्वे का अब समय हो चुका है। इसके बाद से ट्रंप के झूठ की यह गिनती बहुत आगे बढ़ चुकी होगी। और अभी थोड़ी देर पहले ही इसमें भारत पाकिस्तान के सीजफायर को लेकर ट्रंप का 14वां झूठ भी जुड़ चुका है कि भारत पाकिस्तान की जंग उन्होंने रुकवाई थी। ट्रंप का संकट अब यह है कि अगर कबूल लेते हैं कि भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर उनका दावा गलत था, तो फिर उनकी बची खुची क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी और इसी वजह से उन्होंने 14वीं बार भी दावा कर दिया। रही बात दोस्तों दुश्मनों में अंतर समझने की, तो वो ट्रंप के आई लव पाकिस्तान बोलने से भी समझ सकते हैं। इस टाइमिंग को समझने के लिए आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। Shame! Shame on you! Shame on you! Shame! Free Pakistan! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you! 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 ये अमेरिका में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का काफिला है। आप सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के ही लोगों ने अमेरिका में आसिम मुनीर के लिए शेम शेम के नारे लगाए, उन्हें गीदड़ कहकर पुकारा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस आसिम मुनीर को भारत पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मानता है, उस आसिम मुनीर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथ लंच पर इनवाइट किया। जिस मुनीर को अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी खुद लानतें भेज रहे हैं कि उसने जबरन भारत से जंग करवा दी, पाकिस्तान की तबाही करवा ली, सारे मिलिट्री बेस बर्बाद करवा दिए। अब उस आसिम मुनीर को ट्रंप ने लंच पर बुलाया है। लंच के साथ डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट रूम में आसिम मुनीर के साथ मीटिंग भी करने वाले हैं। माना जा रहा है ईरान पर हमले के लिए अमेरिका पाकिस्तान के एयर बेस चाहता है। उसी के लिए आज लंच पर आसिम मुनीर को दाना डाला जाएगा, यानी चीन को रोकने के लिए भारत का साथ बना रहे और ईरान पर हमले के लिए पाकिस्तान के एयर बेस भी मिल जाए। सीधे तौर पर यह दिखती है मौजूदा वक्त में अमेरिका की स्ट्रैटेजी। फिलहाल ये तो हमने बात कर ली है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की। लगातार एक के बाद एक उनके दावे और दावों में कितनी बातें झूठ हैं, कितनी सच हैं, वो भी आपने जान लिया है। आगे बढ़ेंगे और जनहित में अब बात कर लेते हैं ईरान इजराइल युद्ध की, जो रुकने के बजाय और भीषण होता जा रहा है। तस्वीरें आपने देख ली हैं। युद्ध के शोले ज्वालामुखी में बदल रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर बारूदी प्रहार में जुटे हुए हैं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में अब इस युद्ध में अमेरिका के भी कूदने की आशंका जताई जा रही है। अगर जंग में अमेरिका भी कूदा तो ये कब और कैसे होगा, ये सब आपको बताने वाले हैं। अभी आप इस बारूदी जंग के 3 सबसे बड़े किरदार से मिलिए। पहले किरदार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके इशारे पर इजराइल की सेना ने ईरान पर धावा बोला है, जो खामनेई के खात्मे को जरूरी बता रहे हैं। दूसरे किरदार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने खामनेई के लिए बिना शर्त सरेंडर का फरमान जारी किया है। तीसरे बड़े किरदार हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई, जिन्होंने दो टूक कह दिया है कि ईरान कभी घुटने नहीं टेकेगा, इजराइल को करारा जवाब देगा। खामनेई इस वक्त कहां है, ट्रंप के मन में क्या चल रहा है, नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा, ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको हम देने वाले हैं। अभी आप युद्ध के डरावने दृश्य देखिए। इजराइल की ओर से ईरान पर लड़ाकू विमानों और ड्रोन से हमले हो रहे हैं, तो जवाब में इजराइल पर ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल फतह-1 से पलटवार कर रहा है। इजराइल के निशाने पर ईरान की राजधानी तेहरान है, जहां बारूदी वार लगातार जारी है। इजरायली सेना ईरान के इस्फहान को भी तबाह करने में जुटा है, जहां ईरान का बड़ा परमाणु केंद्र है। यहूदी सेना ईरान के उन ठिकानों को भी बर्बाद करने में जुटी है, जहां से उस पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल के टारगेट पर हैं। हालांकि ईरान की ओर से भी बचाव और जवाबी वार का सिलसिला जारी है। ईरानी सेना की ओर से अब तक 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। ऐसे में इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम जैसे शहरों में लगातार जंगी सायरन बज रहे हैं।
ये तस्वीरें देखने के बाद ये साफ है कि क्या युद्ध और प्रचंड होगा। कोई भी पक्ष अपने रुख से टस से मस होने को तैयार नहीं दिखता। ऊपर से ट्रंप ने भी युद्ध की समय सीमा तय कर दी है। ऐसे में अगले 24 घंटे बेहद अहम साबित होने वाले हैं। वो कैसे, आपको थोड़ी देर में समझाएंगे। अभी आप बारूदी युद्ध के बीच ट्रंप और खामनेई की जुबानी जंग सुनिए। Unconditional surrender. Two very simple words. Very simple. Unconditional surrender. That means I've had it. Okay, I've had it. I give up. No more. Then we go blow up all the all the nuclear stuff that's all over the place there. No, they had bad intentions. For 40 years they've been saying death to America, death to Israel, death to anybody else that they didn't like. They were bullies. They were schoolyard bullies. And now they're not bullies anymore, but we'll see what happens. Look, nothing's finished until it's finished. War is very complex. A lot of bad things can happen. A lot of turns are made. So I don't know. I wouldn't say that we won anything yet. I would say that we sure as hell made a lot of progress. And we'll see. The next week is going to be very big, maybe less than a week. تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه. اینی که به ملت ایران بگن بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بشن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. वैसे तो ट्रंप शुरुआत में ईरान इजराइल की जंग में सीधे शामिल होने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कनाडा में G7 की बैठक बीच में छोड़ी, आते ही अपनी सुरक्षा सलाहकारों संग 80 मिनट लंबी बैठक की, उसके बाद से अटकलें तेज हैं कि इस युद्ध में अमेरिका के शामिल होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वैसे भी ये बात पूरी दुनिया जानती है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया है तो ये बिना अमेरिका की मंजूरी के मुमकिन ही नहीं। अमेरिका और इजराइल बार बार ईरान के आसमान पर कब्जे की बात कर रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि ईरान भी एक मिसाइल सुपर पावर है, जिसकी नुमाइश भी वो बखूबी कर रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका इस जंग में सीधे उतरा तो उसका तरीका क्या होगा। क्या अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोत USS निमित्ज से ईरान पर हमला करेगा, जिसका रुख दक्षिण चीन सागर से मध्य पूर्व की ओर मोड़ा गया है, या फिर अमेरिका मध्य पूर्व में मौजूद अपने 19वें हवाई ठिकानों से ईरान पर धावा बोलेगा, जहां करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक हर वक्त मौजूद रहते हैं, या अमेरिका ताकतवर B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों में तबाही मचाएगा। ईरान के परमाणु ठिकानों में नातांज और फोर्डो दो सबसे अहम यूरेनियम संवर्धन केंद्र हैं, जो इजराइल के टारगेट पर हैं। इनमें से नातांज को पहले ही दिन यानी 13 जून को इजरायली सेना ने बड़ा नुकसान किया था, जबकि इजराइल के पास ऐसा कोई हथियार ही नहीं जिसके बूते वो फोर्डो परमाणु ठिकाने को नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि फोर्डो परमाणु केंद्र पहाड़ी इलाके में जमीन से करीब 80 मीटर नीचे है। यहां पर बड़ी संख्या में परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम रखे होने की आशंका है, लेकिन इसकी किलेबंदी ऐसी है कि इस ठिकाने को तबाह करना इजराइल के लिए नामुमकिन जैसा है। अमेरिका ने अगर यहां पर अपने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया, बंकर बस्टर बम GBU-57 फोड़ा, तो फोर्डो के पाताल में छिपे ईरानी परमाणु ठिकाने को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यह ब्रह्मास्त्र सिर्फ अमेरिका के पास ही है। B-2 बॉम्बर वो ताकतवर विमान है जिसकी रेंज बिना दोबारा ईंधन भरे 11,000 किलोमीटर है। अगर दोबारा ईंधन भर दिया जाए तो इस बॉम्बर की रेंज 18,500 किलोमीटर हो जाती है, यानी इसे अमेरिका सीधे अपनी जमीन से ही ईरान के आसमान में उड़ा सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच करीब 11,500 किलोमीटर की दूरी है। वहीं बंकर बस्टर GBU-57 बम की बात करें तो उसका वजन 13,600 किलोग्राम है, जो कंक्रीट, पहाड़ या मिट्टी के नीचे 61 मीटर सुराख कर धमाके करता है। हालांकि फोर्डो में 80 मीटर नीचे परमाणु ठिकाना है, ऐसे में इसे तबाह करने के लिए अमेरिका को एक साथ कई बंकर बस्टर बम दागने पड़ेंगे। ईरान पर इजराइल के
हमले का मकसद इस शिया मुस्लिम मुल्क से खामनेई की हुकूमत का अंत भी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी ये मंशा कई बार जता चुके हैं। वो तो खामनेई की जान लेने पर आमादा हैं, लेकिन ट्रंप ने फिलहाल इस पर वीटो लगा रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि उन्हें मालूम है कि खामनेई कहां छिपे हैं, लेकिन अभी उनकी जान बख्श दी गई है। ऐसे में सवाल है कि इस वक्त खामनेई कहां हैं? तो ईरान इंटरनेशनल न्यूज के सूत्रों के मुताबिक खामनेई तेहरान के करीब बेहद सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर में है। ये बंकर तेहरान के उत्तर पश्चिम इलाके लाविजान में है। यहां खामनेई अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद बताए जा रहे हैं। यहीं से उन्होंने मुल्क के नाम पैगाम भी दिया है। ट्रंप के सरेंडर वाले फरमान को खारिज कर दिया है। खामनेई ने साफ साफ कह दिया कि ईरान की आवाम यहूदी देश के सामने झुकेगी नहीं। उन्होंने ट्रंप की धमकी को इजरायल के हमले में अमेरिका के शामिल होने का सबूत भी बताया है। अतीत में कई मुल्कों में अमेरिका अपने विरोधी नेताओं को ठिकाने लगा चुका है। ऐसे में सवाल यह है, क्या अब की बार खामनेई को भी सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा? क्या उनकी जिंदगी खतरे में है? अगर खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर की गद्दी से उतरे तो उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इनमें पहला नाम खामनेई के दूसरे बेटे मोस्तबा खामनेई का है, जिनके IRGC और ईरान के मौलवियों से भी अच्छे रिश्ते हैं। दूसरे नंबर पर अली रेजा अराफी का नाम है, जो ईरान के एक प्रतिष्ठित मौलवी हैं। अराफी रूढ़िवादी इस्लामिक गणराज्य के सख्त हिमायती हैं। तीसरा नाम अयातुल्लाह हाशिम हुसैनी बुशहरी का है, जो ईरान की मौलवी जमात के बड़े चेहरे हैं। अगर ईरान में पूरी तरह से सत्ता बदली तो फिर अंतिम सम्राट शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रजा पहलवी की भी लॉटरी लग सकती है, जो अमेरिका में रहकर ईरान में मानवाधिकारों की वकालत करते हैं। The Iranian people realize, and the world needs to realize, that the root cause of the problem has been the regime and its nature, and the only solution ultimately that will benefit both the Iranian people as well as the free world is for this regime to no longer be there. I've been arguing this point from the very beginning, that the ultimate solution is regime change. ईरान इजराइल की जंग का अंत क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। फिलहाल 5 दिन के युद्ध का अंजाम यह है कि इजराइल के हमले में ईरान के 585 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि घायलों की तादाद 1326 है। जबकि ईरान के पलटवार में इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं। 1300 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच ये जो जंग छिड़ी हुई है, इसमें अमेरिका अब अपने कदम कैसे आगे बढ़ाएगा? जंग कहां पर जाकर खत्म होगी? खामनेई का क्या होगा? सत्ता परिवर्तन के लिए क्या ईरान तैयार है? कई ऐसे सवाल हैं आगे आने वाले वक्त में जिनका जवाब मिलेगा, और हर एक जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। आगे बढ़ते हुए अब आ जाते हैं आज के जनहित स्पेशल पर। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की पूरी कड़ी मेघालय पुलिस जोड़ चुकी है। हत्या कब, कैसे और कहां हुई, इन सब सवालों का जवाब मिल गया है, लेकिन पुलिस हत्या की वजहों को खंगालने में जुटी हुई है। राजा सोनम राज के बाद अब नए किरदार की एंट्री हो गई है, जिससे सोनम काफी बातें किया करती थी। राजा हत्याकांड की सुई अब इस नए संदिग्ध शख्स की तरफ घूम गई है। राजा रघुवंशी हत्याकांड। किरदार नंबर 1 सोनम रघुवंशी, किरदार नंबर 2 राजा रघुवंशी, किरदार नंबर 3 राज कुशवाहा, किरदार नंबर 4 3 हत्यारे और किरदार नंबर 5 संजय वर्मा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सबसे नई एंट्री संजय वर्मा नाम के शख्स की हुई है, जिसका चेहरा अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। निजता का ध्यान रखते हुए जिस मोबाइल नंबर को हमने ब्लर किया है, वो राजा हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी से सीधे जुड़ा है। इस शख्स के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए एबीपी न्यूज ने इस नंबर को ट्रू कॉलर पर सर्च किया, जो संजय वर्मा जी के नाम से रजिस्टर्ड है। सामने आया है कि सोनम ने कथित संजय वर्मा जी के साथ 234 बार फोन पर बात की।
दोनों के बीच बातचीत का ये वक्त 1 मार्च से 8 अप्रैल के बीच का है। 8 जून रात 11:20 के बाद ये नंबर व्हाट्सएप पर ऑफलाइन है। ये वही तारीख और वक्त है जिसके कुछ घंटे बाद सोनम गाजीपुर में पकड़ी गई थी। राजा हत्याकांड में संजय की मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए पहले 8 जून के चश्मदीद का बयान सुनिए। कैंट स्टेशन पे मिली थी। मैं बस स्टैंड पे 7 नंबर पे आके मैं अपना बस में बैठ गई, तो फिर उसके बाद पीछे से 10 मिनट बाद वो भी आई बस स्टैंड पे और उस स्टेशन पे वो भी बैठ गई। जब वो बस में बैठी तो कोई नहीं था और स्टेशन पे थी और बस स्टैंड पे आई तो उसको छोड़ने के लिए 2 लोग थे, 2 लड़के। उजाला नाम के चश्मदीद जिन 2 लड़कों का जिक्र कर रही है, कहीं उनमें से एक संजय वर्मा तो नहीं था? कहीं शिलोंग से गाजीपुर तक सोनम संजय वर्मा के साथ ही तो नहीं थी? सोनम का परिवार भी पहले दिन से सोनम और राज कुशवाहा के प्रेम प्रसंग को खारिज कर रहा है। 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्या राज कुशवाहा और तीनों हत्यारे महज मोहरा थे? क्या सोनम ने संजय वर्मा के साथ मिलकर राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी? इस कड़ी में शिलोंग पुलिस आज इंदौर में सोनम रघुवंशी के घर पहुंची। सोनम के परिवार के हर एक सदस्य से पूछताछ की, सोनम के मनोविज्ञान को डिकोड करने की कोशिश की। शिलोंग पुलिस इस वक्त सोनम रघुवंशी के घर वालों से पूछताछ करके निकली है। आप देख सकते हैं कि गोविंद हैं यहाँ पर, वो भी अपने घर से निकल रहे हैं। हम गोविंद से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी ये पूछताछ पूरी हुई है। गोविंद जी, तो अभी पूछताछ हुई है। गोविंद बता रहे हैं कि सभी घर वालों से पूछताछ हुई है और सोनम के बिहेवियर को लेकर के बातचीत की गई। मेघालय पुलिस ने जो सवाल सोनम के परिवार से पूछे हैं, उसका एक सिरा संजय वर्मा से भी जुड़ रहा है। पुलिस ने पूछा, सोनम का व्यवहार कैसा था? शादी के बाद सोनम के व्यवहार में क्या बदलाव आया? सोनम फोन पर किससे लंबी लंबी बातें कर रही थी? क्या सोनम और राज के प्रेम प्रसंग की भनक थी? क्या संजय वर्मा के बारे में कोई जानकारी है? फिलहाल सोनम के परिवार ने संजय वर्मा के बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार किया है। एक संजय नाम भी सामने आया, उसमें गोविंद भाई क्या कहेंगे? मुझे उसका आइडिया ही नहीं भैया, अभी आज ही आया वो सामने। संजय वर्मा के बारे में और जानकारी सोनम के फोन से मिल सकती है। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम ने फोन स्विच ऑफ किया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि हत्याकांड के बाद सोनम का फोन इंदौर में एक्टिव हुआ था। इंदौर के जिस घर में सोनम छिपी थी वहां भी पुलिस ने तलाशी ली, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। मेघालय पुलिस की एक टीम फोन की रिकवरी के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। वैसे संजय वर्मा की मिस्ट्री सोनम की साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। हो सकता है सोनम और राज ने फर्जी सिम ली हो या फिर ट्रू कॉलर में राज का नाम संजय वर्मा नाम से रजिस्टर्ड किया हो। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी है। राजा की हत्या के मकसद को तलाश रही है। सोनम के संजय की मिस्ट्री डिकोड होनी बाकी है, लेकिन उससे पहले नया खुलासा हुआ है। सामने आया है कि सोनम की शादी पहले राजा नहीं किसी और से होने वाली थी, लेकिन ग्रह दोषों ने दशा बदल दी। हो सकता था सोनम किसी और के साथ शादी के फेरे ले रही होती। हो सकता था सोनम की मांग में सिंदूर कोई और भर रहा होता। हो सकता था सोनम के गले में मंगलसूत्र कोई और बांध रहा होता। जो शख्स राजा रघुवंशी की जगह इन तस्वीरों में हो सकता था, फिलहाल उसका परिवार अपने आप को सबसे खुशनसीब मान रहा है। अपने ग्रुप में भी लिखा कि अपना बेटा बच गया, वो उनके परिवार के ग्रुप। अच्छा, परिवार के लोग। जो आवाज आपने सुनी वो हरीश रघुवंशी की है। हरीश रघुवंशी धार के कारोबारी हैं और इनके बेटे के लिए सोनम की शादी का प्रस्ताव आया था। विवाह के लिए बात आगे बढ़ी, दोनों के गुणों को मिलाया गया। कंप्यूटर ने 25 गुण मिलते दिखाए और शादी लगभग फाइनल हो ही गई थी।
क्या सोनम की कुंडली आपके बेटे के लिए आई थी, क्या हुआ था, आप कुछ बताएं तो। इस तरह की कुंडली मेरे को रघुवंशी वेबसाइट के माध्यम से मेरे पास कुंडली आई थी जी। मैंने इसको कुंडली को अगस्त में चेक करा था और मैं क्या मंगल की वजह से चेक कर रहा था जब मेरे पास करीब 5 से 6 रघुवंशी समाज की वेबसाइट है। अच्छा। तो उसमें से निकला था, इसको फिर मैंने ट्रेस करा, मैंने कंप्यूटर के माध्यम से इसकी पत्रिका को निकाला, फिर मेरे बेटे की मिली थी। हरीश रघुवंशी ने सेकंड ओपिनियन के लिए सोनम की कुंडली किसी और पंडित को दिखाई। पंडित ने जो कहा उससे हरीश रघुवंशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे पंडित जी को बताया तो उन्होंने उसमें नहीं मिला, तो मैंने कहा यार इसका अपन क्यों नहीं कर सकते हैं, उन्होंने क्या नहीं करना, तो मैंने कहा कर दो यार, इसमें कुंडली मिल रहा है तो नहीं है, अपन को नहीं करना, अपने परिवार के हिसाब से नहीं है, वो सकता है कभी थोड़ा खंडित हो जाए, तो मैंने मजबूरन मेरे को बताया इस बात को। अच्छा अच्छा। तो फिर हाँ, तो फिर मैं एकदम सरेंडर हो गया इस मैटर पे। मैंने क्या तो क्या कहा सर उन्होंने, पंडित जी ने क्या बोला आपसे? सर उसका मंगल और राहु थोड़ा बहुत खराब था इसका, तो शंका ये था कि किसी एक का भी जोड़ा खंडित हो जाएगा दोनों में से। सोनम के मंगल और राहु ग्रह की दशा का हवाला देकर हरीश रघुवंशी के परिवार ने बात आगे नहीं बढ़ाई। कुछ दिन बाद ही सोनम का रिश्ता राजा रघुवंशी से फाइनल हो गया। 12 मई को शादी हुई और 11 दिन बाद ही राजा की हत्या कर दी गई। राजा की मां ने भी हत्या में सोनम के मंगल दोष का जिक्र किया था। मंगल की वजह से ही उसने सोनम ने राजा की हत्या की। वहाँ पे तंत्र क्रिया होती ये हमको नहीं पता था कि वहाँ पे क्या होता क्या नहीं होता, हम कभी गए नहीं, ये सब उनके माँ को मालूम था कि वहाँ पे ऐसा ऐसा होता है, तो लड़की को ही पता होगा। राजा हत्याकांड में सोनम के परिवार की भूमिका की जांच चल रही है, लेकिन तंत्र मंत्र पर इस परिवार का भरोसा रहा है। जब सोनम गुमशुदा थी तब परिवार ने दानव की जगह सोनम की उल्टी तस्वीर मुख्य द्वार पर टांगी थी ताकि सोनम लौट जाए। 2 दिन बाद सोनम लौट भी गई थी। कहीं तंत्र मंत्र के माहौल में बड़ी हुई सोनम ने साजिश के लिए यही रास्ता तो नहीं चुना था। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात राजनीतिक खबरों की। देश के दूसरे सबसे बड़े प्रदेश महाराष्ट्र में एक नेता हैं राज ठाकरे, नाम से आप वाकिफ हैं। ये खुद को मराठी भाषा और मराठा राजनीति का स्वयंभू ठेकेदार मानते हैं। राजनीति में स्कोर भले ही 0 का हो, लेकिन क्षेत्रवाद और नफरत की राजनीति की वजह से अपना पॉलिटिकल स्कोर हाई करके रखते हैं। आज राज ठाकरे ने सुबह मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे सीधे सरकार और सिस्टम को धमकी दी। चुनौती देते हुए कह दिया कि देखते हैं सरकार कैसे स्कूलों में हिंदी पढ़ाती है। पहले राज ठाकरे का वो धमकी भरा बयान सुनिए। केंद्र सरकारनं सध्या जे सर्वत्र हिंदीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत ते या राज्यात आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही। हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही, ती एका देशातील इतर भाषांसारखीच राज्यभाषा आहे। ती महाराष्ट्रात का म्हणून पहिलीपासून शिकायची। तुमचं त्रिभाषेचं सूत्र जे काही आहे ते सरकारी व्यवहारापुरता मर्यादित ठेवा, त्याला शिक्षणापर्यंत आणू नका। या देशात भाषावर प्रांतरचना झाली आणि ती इतकी वर्ष टिकली, पण आत्ताच ही दुसऱ्या प्रांताची भाषा इथे महाराष्ट्रावर लादण्याचे का प्रकार सुरू झाले। जो बातें उनकी ओर से कही जा रही हैं वो भी पन्ने पर पढ़कर जरा सोचिए। एक नेता, इतने लंबे समय से अनुभव है राजनीति का, लेकिन भाषा के नाम पर बांटने की सियासत करने के लिए उनको पर्चे पढ़ने पड़ रहे हैं। वैसे भाषा के नाम पर महाराष्ट्र में नफरत की राजनीति करने वाले राज ठाकरे के इस बयान का असर उनके समर्थकों पर फौरन हो गया। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने भगवा पट्टा गले में डालकर किताब की दुकानों में जाकर दुकानदारों को धमकी दी है। हिंदी की किताबें नहीं बेचने को कहा। छोटे बच्चों के पढ़ने वाली हिंदी की किताब लेकर उसमें आग लगा दी गई है। इन तस्वीरों को सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी ही कहा जाएगा। भाषा के नाम पर मुंबई जैसे शहर में इस तरह की गुंडागर्दी की इजाजत किसी को कैसे दी जा सकती है और सरकार वहां पर क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल है। असल में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के स्कूलों में 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाने का फैसला लिया है। लेकिन राज ठाकरे जैसे नेता जिनकी सियासी बुनियाद ही नफरत और हिंदी विरोध पर टिकी हुई है, उन्होंने फौरन सरकार के फैसले पर सवाल उठा दिए। बाकायदा राज ठाकरे की पार्टी के नेता स्कूलों में जाकर प्रिंसिपल को चिट्ठी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ाया जाए। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाने को अनिवार्य किया था, लेकिन बाद में अनिवार्य शब्द सर्कुलर से हटा लिया गया। बावजूद इसके राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता चर्चा में बने रहने के लिए विरोध का बिगुल बजाए हुए हैं। वो शासन निर्णय में कहां पर भी कंपलसरी ऐसा विषय नहीं है, कौन सी भी भाषा को कंपलसरी नहीं है।
हाँ, मराठी हर माध्यम के लिए पूरे महाराष्ट्र में कंपलसरी ये निर्णय है। तीसरी भाषा के तौर पर विद्यार्थी, उनके पालक जो मांग करेंगे वो हिसाब से उनको पढ़ाने का प्रबंध किया जाएगा। सिर्फ कम से कम उस क्लास के स्टूडेंट्स की संख्या 20 होनी चाहिए ताकि वहां पे शिक्षक प्रोवाइड करना ये आसान हो सके। केंद्र की नई शिक्षा नीति के हिसाब से राज्यों को भाषा चुनने का अधिकार दिया गया है। महाराष्ट्र में मराठी और अंग्रेजी पहली 2 भाषाएं हैं। तीसरी भाषा के तौर पर राज्य सरकार ने हिंदी या फिर किसी और भाषा को चुनने का विकल्प दिया है। आधी आपण अनिवार्य केली होती, काल जो GR काढला त्यात अनिवार्यता काढून टाकली आहे। आता आपण असं म्हटलेलं आहे की कुठलीही तिसरी भारतीय भाषा तुम्हाला शिकता येईल। मला एकच गोष्ट सांगायची आहे की आपण सगळे लोक इंग्रजीचा पुरस्कार करतो आणि भारतीय भाषांचा तिरस्कार करतो, हे योग्य नाहीये। भारतीय भाषा इंग्रजीपेक्षा चांगल्या आहेत। लेकिन सवाल सिर्फ भाषा का नहीं है, सवाल यहां राजनीति का है और अपनी सियासी जमीन को बचाने का। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे जीरो वाले हीरो हैं। आने वाले दिनों में नगर निगम के चुनाव होने हैं। राज ठाकरे इस हिंदी विरोध पॉलिटिक्स के जरिए अपनी बार्गेन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। कभी उनके उद्धव ठाकरे के साथ वापस जाने की चर्चा होती है, तो कभी खबर यह आती है कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने साथ आने का प्रस्ताव दिया है। बीच में यह खबर भी आई थी कि राज ठाकरे का गठबंधन नगर निगम चुनाव में बीजेपी के साथ हो सकता है। विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे का स्कोर 0 रहा था। खुद अपने बेटे को वो चुनाव में जीत नहीं दिलवा पाए। उपलब्धि के नाम पर इनके खाते में उत्तर भारतीयों से मारपीट, हिंदी पढ़ाने का विरोध, हिंदी लिखने और बोलने का विरोध, मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाने का विरोध शामिल है। अभी अप्रैल महीने की ही बात है। MNS के गुंडों ने मराठी नहीं बोलने वालों के साथ जबरदस्त तरीके से गुंडागर्दी की थी, मारपीट की गई थी। बैंक से लेकर सुपरमार्केट के स्टाफ से बदसलूकी की गई थी। राज मराठी बनाम उत्तर भारतीय की राजनीति करके अपनी छवि नफरत के ठेकेदार की बना चुके हैं। यही वजह है कि अपनी पार्टी के 20 साल के सियासी सफर में आज भी वो शून्य पर ही खड़े हैं, क्योंकि नफरती राजनेताओं को जनता ने नकार दिया है। 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की MNS ने 13 सीटें जीती थीं। रेल चुनाव चिन्ह पर 2014 में पार्टी महज 1 विधानसभा सीट पर सिमट गई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर जीत मिली थी। 2024 में 128 सीटों पर लड़कर विधानसभा चुनाव में उनका खाता भी नहीं खुला था। यही वजह है कि राज ठाकरे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अपने संघर्ष में बच्चों के भविष्य को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने बच्चों को ऐसे राजनेता बड़े बड़े अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाते हैं, विदेशों में भेजते हैं, और जब आम साधारण बच्चों को पढ़ाने की बारी आती है तो फिर ये नफरती राजनीति लेकर चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। फिलहाल आगे क्या रहेगी अब राज ठाकरे की स्थिति, वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जनहित में। अब सीधे आपकी खबर। अगर आप अपनी गाड़ी से नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं तो सरकार ने आज बहुत बड़े तोहफे का ऐलान किया है, और इस ऐलान के बारे में कल ही खबर हमने ABP न्यूज पर ब्रेक की थी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मेरे साथ हुई बातचीत में इंटरव्यू में बताया था कि सफर करने वालों के लिए जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। ये टोल पे इतने पैसे क्यों वसूले जाते हैं, आम जनता के ये सवाल है आपसे। पूरा तैयारी हो गई, आज ही मैं आया हूँ, 2-4 दिन में हम डिक्लेयर कर देंगे। क्या टोल के बारे में कोई तकरार नहीं होगी। क्या कुछ ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, मुझे लग रहा है हमारे दर्शकों को। आप कह रहे हैं कि टोल के कारण आम लोगों को अब कोई दिक्कत। मैं ऐसी योजना जाहिर कर रहा हूँ जिससे लोगों को राहत मिलेगी, टोल की कोई तकरार नहीं करेगा। क्या टोल मुक्त होने जा रहा है? 3 दिन के अंदर ऐसी स्कीम हम जाहिर कर रहे हैं कि उनकी टोल के बारे में कोई तकरार नहीं रहेगी। जो कुछ हम डिक्लेयर करेंगे उससे लोगों का समाधान हो जाएगा। मतलब लोगों ने आपको ट्रोल करके टोल मंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम किया, जिसके बाद अब नितिन गडकरी जी उस पर फैसला नहीं जा रहे हैं। 3 दिन के बाद मुझे कोई ट्रोल ही नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से कहा गया कि अब कोई मुझे ट्रोल नहीं करेगा। इस ब्रेकिंग न्यूज का ऐलान आज नितिन गडकरी ने देश के सामने कर दिया। सरकार ने आम लोगों के हित में बड़ा फैसला लिया है।
3,000 रुपए में फास्टैग स्कीम का पास लॉन्च होगा। साल भर या 200 बार टोल क्रॉस करके जो भी पहले हो तब तक ये वैध रहेगा। 15 अगस्त से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। निजी गाड़ियों के लिए नेशनल हाईवे पर स्कीम मान्य होगी, यानी देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 200 टोल पार करने के लिए साल भर में 3,000 रुपए ही अब आपको खर्च करने होंगे। तो ये एक अच्छी खबर केंद्रीय मंत्री के हवाले से आज निकलकर सामने आ गई है। और अब आज का जनहित मंत्र। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, स्वयं अच्छे बन जाओ। शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।